देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी, जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे उस देश की अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स में समावेशी अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जॉन मेनार्ड किन्स को। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? विकासशील अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय और बढ़ती बेरोजगारी। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मिलकर जुलकर कार्य करते हैं। अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं पाई जाती हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स के विचारों से प्रेरित था। जब बंद अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? आयात निर्यात गतिविधि का न होना। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है कि कृषि और कृषि से संबद्ध गतिविधि होती है। कृषि, वानिकी, मत्स्य और उत्खनन। ठीक है, कृषि, वानिकी, मत्स्य और खनन, उत्खनन, ये सब क्या है? प्राइमरी सेक्टर में आता है। द्वितीय सेक्टर में क्या आता है कि निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति। टर्सरी सेक्टर में क्या होता है कि परिवहन एवं संचार, बैंकिंग एवं बीमा, व्यापार एवं भंडारण, सामुदायिक सेवाएं। संयुक्त क्षेत्र जॉइंट सेक्टर की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है? निजी व सार्वजनिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? पंचम क्षेत्र के अंतर्गत। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? वर्ष 1959 में। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले अभिजीत बैनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं। इन्हें ये पुरस्कार 2019 में उनकी पत्नी एस्थर डुप्लो और अमेरिकी की मूल की माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक गरीबी उन्मूलन में योगदान और दृष्टिकोण हेतु दिया गया है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाया जाता है। विकसित अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एडम स्मिथ ने। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर, न्यास के सिद्धांत पर। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। विश्व के 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं 2020 में कौन कौन की थी? यूएस ट्रिलियन डॉलर में। जीडीपी आधारित $1 ट्रिलियन। देखो, अमेरिका की जीडीपी जो है 20.80 है। चाइना की इकोनॉमी जो है 15.22 है। जापान की 4.91 है। जर्मनी की 3.78 है। यूके की 2.63 है और भारत की 2.59 है। फ्रांस की 2.55 है। इटली की 1.84 है। कनाडा की 1.6 और कोरिया की 1. वह अर्थव्यवस्था जिसका विश्व के अन्य देशों से कोई व्यापारिक संपर्क नहीं होता वह बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन आर्थिक समृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन में प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाता है? आर्थिक समृद्धि को। यदि किसी देश में पूंजी निर्माण हो रहा हो तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आर्थिक समृद्धि में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी। यदि किसी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को। भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष में सर्वाधिक वृद्धि दर प्राप्त की थी? 2006-07 में 9.6%। भारत में सेविंग्स और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का मुख्य कारण क्या है? पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत की समृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है? 11.5। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक और क्वालिटेटिव गुणात्मक परिवर्तन को आर्थिक विकास कहते हैं। इसमें सामाजिक मूल्य निहित होता है। आर्थिक विकास के मुख्य संकेतक क्या है? मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन। आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के पश्चात किस वर्ष आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही है? वर्ष 2006-07 में 9.6%। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रही है? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही है? 7.8%। 11वीं पंचवर्षीय योजना में। सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? आर्थिक विकास दर।
जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का प्रतिपादन किया था मॉरिस वर्ष 1976 में। वर्ष 1970 में आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसने किया था? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति समता विधि पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी का प्रतिपादन किसने किया था? जी.आर. कैसिल ने। विश्व बैंक के अनुसार क्रय शक्ति समता के आधार पर चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्ष पीपीपी के आधार पर चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत वर्ष 2020 में जारी अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम के अनुसार पीपीपी के आधार पर विश्व जीडीपी में भारत की भागीदारी कितना प्रतिशत रही है? 6.7%। भारतीय मानवीय विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गांव से संबंधित क्या जानकारी प्रदान करता है? आधारिक संरचना, सुख साधन, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा वर्ष 1990 में मानव विकास सूचकांक को प्रस्तुत किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा एचडीआई इंडेक्स को प्रस्तुत किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो महबूबुल हक के द्वारा। मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक कौन है? जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक स्तर और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। जीवन प्रत्याशा सूचकांक की गणना हेतु अधिकतम आयु प्रत्याशा 85 वर्ष तथा न्यूनतम आयु प्रत्याशा 20 वर्ष ली जाती है। मानव विकास रिपोर्ट 2020 में किस देश का प्रथम स्थान है? नॉर्वे। सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ विकास का आर्थिक विकास, भविष्य का आर्थिक विकास। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान विश्व में 131वां है। नेशनल इनकम हो गई। किसी निश्चित अवधि के लिए किसी देश की राष्ट्रीय और वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है। राष्ट्रीय आय = घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम का जन्मदाता किसे माना जाता है? साइमन कुजनेट्स को। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस। भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर मंद होने का मुख्य कारण क्या है? उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत सर्वाधिक योगदान करता है? घरेलू क्षेत्र। भारत की घरेलू बचत में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? फिजिकल एसेट का, भौतिक परिसंपत्तियों का। वर्तमान में भारत का किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार में। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादा भाई नौरोजी के द्वारा वर्ष 1876 में किया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया था। वर्तमान में किस राज्य में औसतन प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा में। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय स्टैटिस्टिक ऑफिस के द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का विलय कर किस नई संस्था को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। MCA21 मिशन मोड प्रोजेक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? कंपनी मामले के मंत्रालय के द्वारा। एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? CIG + X - M। सकल घरेलू उत्पाद C क्या है? उपभोग। सकल निवेश क्या है? प्लस सरकारी व्यय है, उस पर निर्यात है माइनस आयात है। C कंजम्पशन है, I ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, G गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स है, X एक्सपोर्ट है, M इम्पोर्ट है। सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? भारत। जीडीपी के आधार पर। मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन और प्रत्यक्ष कर के प्रभाव को सम्मिलित कर संकलित जीडीपी को क्या कहते हैं? नॉमिनल जीडीपी। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो सेवा क्षेत्र से। भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितना प्रतिशत योगदान करती है? लगभग 46%। सकल राज्य राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान NSSO राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान का गठन 1950 में किया गया था। NSSO का। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी? रंगाराजन समिति की अध्यक्षता पर। जीडीपी आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2004-05 को बदलकर कौन सा नया आधार वर्ष किया गया? 2011-12 को। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा CSO राष्ट्रीय आय की गणना के लिए अधिक आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2017-18 करने का प्रस्ताव है। पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस NS डे मनाया जाता है।
आर्थिक और इकोनॉमिक प्लानिंग। जैसे आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें केंद्रीय संगठन एक निश्चित समय अवधि के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है और इन लक्ष्यों के प्रति की प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों एवं नीतियों का भी निर्धारण करता है। भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? सर एम विश्वेश्वरैया ने वर्ष 1934 में। वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों को सुरक्षा प्रदान करता है? व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों को। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। राष्ट्रीय विकास समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1951 से। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित थी? हेरोल्ड डोमर योजना पर। अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के द्वारा की गई थी? प्रथम योजना के द्वारा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? कृषि का विकास करना। देश में समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा लिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुई थी। इस योजना का वास्तुकार किसे माना जाता है? पीसी महालनोबिस। भारत में अनवरत योजना किस अवधि में प्रभावी थी? वर्ष 1978-80 तक। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुरनार मिडल द्वारा अपनी पुस्तक द एशियन ड्रामा में किया गया था। इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार और डी.टी. लकड़वाला को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना के। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर। आर्थिक नियोजन के युग के प्रारंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय कृषि का हिस्सा निरंतर कम होता रहा। किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम अपनाया गया? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। भारत में स्वयं पोषित विकास की संकल्पना सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? पांचवी में। छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आगत निर्गत मॉडल पर। सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? सातवीं पंचवर्षीय योजना में। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? 1975 में। नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट, 7 वर्षीय नीति स्ट्रेटेजी और 3 वर्षीय कार्य एजेंडा लागू करने का निर्णय लिया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में IRDP के अंतर्गत क्या रणनीति अपनाई गई थी? संपूर्ण परिवार के अंगीकरण का। भारतीय संविधान में आर्थिक सामाजिक नियोजन को 7वीं अनुसूची और समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया है। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं कौन कौन सी है? प्रथम जो थी वो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। इसमें जो था मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन में वृद्धि और उत्पादन आय और धन का समान वितरण। द्वितीय जो चली वो 1 अप्रैल 1956 से 61 तक चली, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि और भारी उद्योग का विकास। तीसरी जो थी वो 61 से 66 तक चली और खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता, असमानता में कमी लाना, रोजगार के अवसर को बढ़ाना। 3 एक वर्षीय परियोजनाएं थी जो 1959 से 1974 चली। विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना और कीमत स्थिरता, सामाजिक समानता स्थापित करना। 1974 से 1979 जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता। उसके बाद वार्षिक योजना चली, छठी योजना चली। वार्षिक योजना थी 80 से 85 चली। निर्धनता का उन्मूलन करना, असमानता को में कमी लाना, आधारिक संरचना का विकास करना। सातवीं जो थी वो 1 अप्रैल 1985 से चली थी तो मार्च तक चली और 90 तक चली। रोजगार के नए अवसर निकालना, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। 8वीं योजना जो थी 92 से 97 चली। शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग, प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना, आधिकारिक संरचना को मजबूत करना। 9वीं योजना जो थी वो 97 से 2002 के बीच चली। कृषि और ग्रामीण विकास, कीमत स्थिरता के साथ समृद्धि और जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना।
10वीं योजना जो थी 2002 से 7 के बीच चली। उपभोक्ता स्तर में वृद्धि, स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी सुविधाओं में सुधार लाकर जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, समावेशी समृद्धि द्वारा असमानताओं को कम करना। 11वीं जो थी 7 से 12 तक चली। इसमें बहुमुखी लक्ष्य, इसमें न केवल विकास बल्कि निर्भरता को, निर्धनता को कम करना था। शिक्षा की गुणवत्ता, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर सुधार, द्वितीय हरित क्रांति के लिए रणनीति। उच्च कोटि के रोजगार का सृजन करना, पर्यावरण का संरक्षण। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 12 से 17 तक चली। तीव्र सतत और समावेशी विकास था। उसको सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि हुई थी। जॉर्ज डब्ल्यू मिलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? 7वीं। मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व किस पंचवर्षीय योजना को माना जाता है? 8वीं पंचवर्षीय योजना को। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार योजना अवकाश लाया गया? 3 बार। महिला अंश योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? 9वीं पंचवर्षीय योजना में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस योजना में शुरू हुई? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तीव्र और समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना शिक्षा से संबंधित विषय वस्तु थी अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी विकास। 6वीं पंचवर्षीय योजना में 1982 में नाबार्ड तथा एक्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। मनी एंड बैंकिंग सिस्टम हो गया। कोई भी वस्तु जो सभी प्रकार के आर्थिक व्यवहारों को पूरा करने तथा भुगतान के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है, उसे मनी कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1862 में। किस प्रकार की मुद्रा को बाह्य मुद्रा के साथ साथ आंतरिक मुद्रा भी निहित होती है? धातु मुद्रा में। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित विकास की प्रवृत्ति होती है उसको क्विक माइग्रेशन होता है। हॉट मनी, स्मार्ट मनी, प्लास्टिक मनी, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स हो गया। बिटकॉइन करेंसी का प्रचलन किसने किया था? तो सातोशी नाकामोतो ने। भारतीय रुपया वर्ष 1957 तक 16 आनों में विभाजित था। इसके पश्चात दार्शनिक मुद्रा प्रणाली में 1 रुपये को 100 समान पैसों में बांटा गया। आरबीआई द्वारा नोटों में कुल 17 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। वह मुद्रा जिसका वास्तविक अंकित मूल्य बराबर हो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड मनी। विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एसडीआर कृत्रिम मुद्रा का है। किस प्रकार की मुद्रा का दुर्लभ मुद्रा में तात्पर्य है? जिस मुद्रा की विश्व बाजार में आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो। मनी को मेजर करते हैं M1, M2, M3, M4 में। भारत में मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर्स को किस रूप में परिभाषित करते हैं? आरक्षी मुद्रा के रूप में। पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक पत्र किसके उदाहरण है? ऐच्छिक मुद्रा के। मुद्रा प्रसार से क्या तात्पर्य? अर्थव्यवस्था में ऊंची कीमतों का होना। भारत में सिक्कों की ढलाई किन स्थानों पर होती है? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद। 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य करेंसी नोट आरबीआई द्वारा जारी की जाती है जिस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन पॉल एंजिग ने किया था। भारत में मुद्रा साख का नियंत्रण किसके द्वारा था? आरबीआई के द्वारा। ऐसा संस्थान जो किसी देश के वित्तीय व्यवहार में भागीदार होता है बैंक कहलाता है। बैंक और इसी तरह के संस्थान व्यावसायिक गतिविधि कहलाती है। सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ? नीदरलैंड में हुआ 1609 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास आयोग किया गया था जो चैम्बरलिन आयोग के द्वारा 1914 में किया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1921 में। भारत में विदेशी विनिमय संचयन का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक की करेंसी नोट छापने का अधिकार है? 10,000 तक की। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर सर ओसबर्न स्मिथ थे। वर्तमान में इसके सदस्य जो है वो शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास तो नहीं है। विश्व में किस बैंक को केंद्रीय बैंक की मां कहते हैं? बैंक ऑफ इंग्लैंड को। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर। न्यूनतम आरक्षित पद्धति के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में नए नोट निर्गमित करने की प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक 200 करोड़ रुपए का एक संक्षिप्त कोष रखेगी जिसमें 115 करोड़ मूल्य का सोना, 85 करोड़ की अंतरराष्ट्रीय मुद्रा होगी। भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत में किस सिक्के जारी करने और नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक की स्थापना का वर्ष 1975 था। वाणिज्य कमर्शियल पेपर किसके लिए साख का स्रोत है? तो निगम उद्योग के लिए। इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? बैंकों के वित्तीय सुधार से। वर्ष 2011 में सक्षम वित्त संस्थाओं की समिति की अनुशंसा पर स्थापित की गई थी। YHA मालेगांव समिति के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि 1 जुलाई से 30 जून थी। RBI ने अपने लेखांकन वर्ष को जुलाई-जून से परिवर्तित कर अप्रैल-मार्च करने का निर्णय किया है। इसके अंतर्गत आगामी लेख वर्ष जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक 9 महीने की अवधि का होगा और इसके पश्चात सभी लेख वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के होंगे। भारत में बैंकों के द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदाता से क्या तात्पर्य है? कृषि, लघु, छोटे उद्यम, दुर्लभ वर्गों को ऋण देने से। व्यावसायिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? ट्रस्टी का कार्य करना। वाणिज्य बैंक की सूची के अंतर्गत आते हैं संघ सूची के। भारतीय रुपया विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना प्रतीक चिन्ह है। डी उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया था। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग संरचना में सुधारों से। भारत में बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण कौन करता है? RBI। ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण कौन देता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक। किसान क्रेडिट कार्ड संबंधित उपयोग और निवेश साख से। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। RBI के 4 और मुख्यालय हैं: देवास मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक और सलबोनी पश्चिम बंगाल। भारत का केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक कहा जाता है। RBI। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में। सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई? भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड। भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई? 19 नवंबर 2013 को मुंबई में। भारत के किस बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की? भारतीय स्टेट बैंक ने। निजी भारतीय बैंकों में से किसने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा खोली? तो एक्सिस बैंक ने। सार्वजनिक क्षेत्र के बारे बैंक है स्टेट में। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब सिंध बैंक, इंडियन बैंक, केनरा बैंक। विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक स्वेरिजेस रिक्स बैंक की स्थापना 1668 में स्वीडन में हुई थी। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कमर्शियल बैंक कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में बैंकिंग व्यवस्था के विस्तार और वित्तीय समावेश को ध्यान में रखकर 19 जुलाई 1959 तथा 15 अप्रैल 1980 को क्रमशः 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। किसानों तक आसानी से पहुंचने के लिए किस बैंक ने किसान क्लब स्थापित किए थे? भारतीय स्टेट बैंक ने। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया? कोच्चि, केरल में। लघु उद्योग के क्षेत्र में कौन सा बैंक कार्य करता है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी। प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड कब और किस देश द्वारा निर्गत किया गया था? तो बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा 1959 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। फिनेजी, लैंड बॉक्स, लैंड क्लब, रूपी सर्कल, फेयरसेंट आदि पीयर टू पीयर ऋण उपलब्ध कराने वाला कुछ प्रमुख प्लेटफॉर्म है। भारत में किन राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है? सिक्किम और गोवा में। भारत के किस व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती ATM सेवा शुरू की थी? ICICI बैंक ने। लघु और मध्यम उद्योग को ऋण उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? नाइक समिति का, 1993 में। भारत में नाबार्ड जो है किन बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है? अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को और राज्य भूमि विकास बैंकों को। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। बैंकों की पूंजी पर्याप्तता के मापन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मानक का प्रयोग किया जाता है? बेसल मानक। वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना किसका कोष है? का लेखा जोखा कौन रखते हैं? राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। स्वाभिमान कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ग्रामीण निर्धन के घरों तक बैंकों को पहुंचाना। किस समिति की अनुशंसा पर भारत में जोखिम परिसंपत्ति 9% न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी का प्रावधान किया गया? नरसिम्हन समिति के द्वारा। सहकारी साख समिति का ढांचा कैसा है? त्रिस्तरीय। गैर निष्पादक परिसंपत्ति में से NPA से संबंधित विवादों के निस्तारण के उद्देश्य से 1993 में किस न्यायिक संस्था की स्थापना की गई थी? तो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, DRT। कर्ज को लौटाने में असमर्थ होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज न लौटाने वाले ऋणी को किस नाम से जाना जाता है? विलफुल डिफॉल्टर। डिफॉल्टर।
केरल देश का प्रथम राज्य है, जबकि तमिलनाडु का मंगलम देश का प्रथम गांव है जहां प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित कराया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक इन परिसंपत्ति के बदले में मुद्रा निर्गमित करता है। स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति तथा भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले में वर्ष 1920 में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? झांग, पंजाब में। बैंकों की जमा राशियाँ बढ़ने पर मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई थी? A.D. गोरावाला समिति, 1952। केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? देश में पत्र मुद्रा का निर्गमन करना। असंगठित क्षेत्र की आश्रितता को कम करने के लिए नाबार्ड द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? स्वयं सहायता समूह। गुजरात में सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, केरल में कुदुम्बश्री जैसे स्वयं सहायता समूह सूक्ष्म वित्त पोषण और उद्यम प्रशिक्षण हेतु स्थापित किए गए। शिवरमन सिंह समिति की अनुशंसा पर वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? जब वह स्थिति जब निश्चित समय अवधि में अधिकांश वस्तु और सेवाओं के मूल्यों में सामान्य स्तर से अधिक वृद्धि होने लगती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। वस्तु की मांग, वस्तु की आपूर्ति = वस्तु की कीमत। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर की जाती है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक और श्रमिकों के जीवन निर्वाह सूचकांक के आधार पर। औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कौन जारी करता है? श्रम ब्यूरो। औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कौन जारी करता है? तो श्रम ब्यूरो। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है 2011-12। मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आता है? वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तथा मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी दर के मध्य संबंध को। अप्रैल 2014 से पहले थोक मूल्य सूचकांक भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारतीय मौद्रिक नीतियों का निर्धारण मानक था। उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के पश्चात इसे बदलकर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कर दिया गया। वाणिज्य बैंक सरकार को किस माध्यम से उधार देता है? सार्वजनिक तरलता अनुपात के माध्यम से। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश किसका है? सब अवधि जमा का। जैसे देखो, वस्तु की संख्या और भारांश। प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुएं हैं 117, ईंधन 16, विनिर्मित उत्पाद 564। वह स्थिति जो मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन की अवस्था साथ साथ उपस्थित हो तो उसे स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति एवं मंदी की एक साथ उपस्थिति क्या दर्शाता है? स्टैगफ्लेशन। मुद्रास्फीति भी हो और रिसेशन भी हो, मंदी भी हो, कीमत भी बढ़ी भी हो और मंदी भी हो तो एक साथ उपस्थिति को क्या दर्शाता है? गतिहीन स्फीति, स्टैगफ्लेशन। लेकिन मुद्रास्फीति भी हो और मुद्रा में संकुचन भी हो तो उसको स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना साख नियंत्रण की किस रीति के प्रयोग द्वारा संभव है? क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। अब स्फीति के कारण, डिफ्लेशन के कारण बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है? वस्तु और सेवाओं के सामान्य कीमत में सतत गिरावट, डिफ्लेशन। भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इस लक्ष्य के तहत 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए 4% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निर्धारित किया गया था, जिसमें +2 - 2% का अर्थात अधिकतम 6%, न्यूनतम 2% का उतार चढ़ाव हो सकता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 4%। अस्थायी मुद्रास्फीति की गणना में शामिल नहीं किया जाता खाद्य पदार्थ और ईंधन घटक का। मौद्रिक नीतियों की समीक्षा कितने अंतराल पर की जाती है? प्रत्येक 2 माह के अंतराल पर। नकद आरक्षित अनुपात CRR में खुला बाजार कार्रवाई साधन। मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। रेपो दर, रेपो रेट का नियमन कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? नकद आरक्षित अनुपात। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या तात्पर्य है? वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए मुद्रा की कमी होगी। राज्य भविष्य निधि, स्टेट प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत सरकार को जो प्राप्त मुद्रा किस कोष में जमा किया जाता है? सार्वजनिक लेखा निधि में।
भारत में मुद्रास्फीति मापन की सबसे लोकप्रिय माप क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई। यदि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो जाए तो उसकी कीमतों में गिरावट आती है, जिसे मुद्रा संकुचन कहा जाता है। ऑपरेशन ट्विस्ट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो रिजर्व बैंक के द्वारा। अनुसूचित वाणिज्य बैंक किसानों और ग्राहकों को किस दर पर ऋण देते हैं, इसे क्या कहते हैं? आधार बेस रेट। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना किस आधार पर की जाती है? वस्तु और सेवाओं दोनों की कीमतों के आधार पर। भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा संकलित किया जाता है? सीएसओ के द्वारा। किस समिति की अनुशंसा पर थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 4-5 से बदलकर 11-12 किया गया? सौमित्र चौधरी समिति के द्वारा। वस्तुओं की थोक कीमत सूचकांक श्रेणी को संशोधित करने हेतु कार्यकारी समूह का अध्यक्ष किसे बनाया गया? अभिजीत सेन को। विदेशी वाणिज्य उधारी का कौन विनिमय करता है? आरबीआई। भारतीय रिजर्व विदेशी वाणिज्य उधारी को कौन विनियमित करता है? तो आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का परिणाम क्या होता है? बाजार की तरलता बढ़ जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आधार बेस आधारित ऋण प्रणाली को समाप्त कर 2016 में सीमांत निधि लागत पर आधारित ऋण दर को लागू किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा आरक्षित राशि का निर्धारित भाग कहलाता है नकद आरक्षित अनुपात। वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देता है वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देता है क्या कहलाता है? आर रिवर्स रेपो रेट के रूप में। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? एसएलआर। वित्त क्षेत्र सुधार पर नरसिम्हन समिति ने क्या सुझाव दिया था? संवैधानिक तरलता अनुपात तथा नकद आरक्षित अनुपात कम करने का। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सीआरआर में वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है? मौद्रिक तरलता में कमी आती है। मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? रिजर्व बैंक का गवर्नर। मौद्रिक नीति समिति के 6 सदस्यों में से 3 सदस्य आरबीआई के प्रतिनिधि होते हैं तथा अन्य 3 सदस्य की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। वे ऋण जिसके ब्याज की दर परिवर्तनशील होती है उन्हें क्या कहते हैं? फ्लोटिंग दर ऋण। मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। 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 उत्पादक हो गया लाभ और हानि, उपभोक्ता हो गया हानि और लाभ, ऋणी हो गया लाभ और हानि, ऋणदाता हो गया हानि और लाभ, निर्यात हो गया कमी एंड वृद्धि, आयात हो गया वृद्धि एंड कमी, सार्वजनिक बचत हो गया कमी एंड वृद्धि, सार्वजनिक व्यय हो गया वृद्धि और कमी, स्थिर आय समूह हो गया हानि और लाभ, परिवर्तनशील आय समूह हो गया लाभ और हानि, व्यापारिक वर्ग हो गया लाभ और हानि, पेंशनभोगी वर्ग हो गया हानि और लाभ। सीआरआर तथा एसएलआर को सम्मिलित रूप से आरक्षी अनुपात अथवा आरबीआई का नीतिगत अनुपात कहा जाता है। भारतीय वित्तीय बाजार इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। भारतीय वित्तीय बाजार इंडियन फाइनेंशियल मार्केट हो गया ऐसी संस्थागत व्यवस्था जिसमें क्रेता और विक्रेता नियमित रूप से वित्त का विनिमय करते हैं, वित्तीय बाजार कहलाता है। इसके अंतर्गत मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, वायदा बाजार, विदेशी विनिमय बाजार इत्यादि आते हैं। मुद्रा बाजार से लिए जाने वाले ऋण की परिपक्वता अवधि कितनी होती है? अल्पकालिक, 1 वर्ष से कम अवधि। विश्व में काल मनी मार्केट का सबसे बड़ा केंद्र किस बाजार को माना जाता है? लंदन मनी मार्केट। औद्योगिक प्रतिभूति के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? शेयर और डिबेंचर। सर्वप्रथम किस एक्सचेंज ने विदेशी मुद्रा का वादा कारोबार शुरू किया था? राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज। वर्ष 2008 ने पूंजी बाजार से प्राप्त ऋण कितनी अवधि से के होते हैं? दीर्घकालिक, 1 वर्ष से अधिक। वे प्रतिभूतियां जिनकी परिपक्वता अवधि 365 दिन से अधिक हो क्या कहलाती है? बॉन्ड। प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से विश्व में सर्वाधिक पूंजी जुटाने वाली कंपनी कौन सी है? सऊदी अरामको। बुलिश और बियरिश अवधारणा किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज विश्व की प्रथम स्टॉक एक्सचेंज थी तथा जिसकी स्थापना 1602 में हॉलैंड में की गई थी, नीदरलैंड में। सुपर बाजार से क्या तात्पर्य? खुदरा विक्रय संगठन। सुपरमार्केट। सुपरमार्केट से क्या तात्पर्य? खुदरा विक्रय संगठन।
सुपरमार्केट। मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल में बढ़ता हुआ विनियोग क्या अग्रसर करता है? कुशलता में विकास। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूति के बाजार से। भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? विकास बैंक के रूप में। बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किसने किया था? एडम स्मिथ और रिकॉर्ड जेचे गेलब्रेथ ने। बाजार एक आर्थिक प्रकृति का है, ये किस ओर रुझान उत्पन्न करता है? उपभोक्ता की ओर। कोई बाजार क्रेता बाजार कब कहलाता है? जब मांग से पूर्ति अधिक होती है। किसी अर्थव्यवस्था में यदि बाजार की दर को घटाया जाता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। कंपनी के डिबेंचर धारक किसे कहा जाता है? लेनदारों को। भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी रामकृष्ण। ऐसे लोग जो द्वितीय बाजार की अपेक्षा प्राथमिक बाजार में निवेश करना पसंद करते हैं स्टॉक कहलाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन से क्या आशय है? आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूति के क्रय और विक्रय से। बाजार मुद्रा बाजार का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 में रंगाराजन समिति की नियुक्ति किस लिए की गई थी? पूंजी विनिवेश के लिए। S&P 500 किससे संबंधित है? बड़ी कंपनी के स्टॉक सूचक से। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक भारतीय स्टेट बैंक, LIC, GIC और IDBI है। BSE ग्रीनएक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित हैं? 25। KR वेणुगोपाल समिति का गठन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय निर्गमन मूल्य निर्धारण हेतु किया गया था। शेयर बाजार में चलने वाले बृहद कारोबार को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? सेबी।